मैं रीता गुप्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पीएचडी की शोध छात्रा हूँ। मैं आज का विषय है प्रकृति का स्वरूप। सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथम है प्रकृति, जो कि सिर्फ मूल कारण है। उसके अतिरिक्त महत, अहंकार, जिसके अंतर्गत 3 अहंकार आते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तथा पंच तन्मात्राएं, जिसमें पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां, जिसके अंतर्गत पंच ज्ञानेंद्रिय तथा पंच कर्मेंद्रिय आती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं चक्षु, श्रोत, वाक, त्वक और घ्राण, और तथा पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, और इसके अतिरिक्त पुरुष और उभयेंद्रिय, जिसे कि मन कहा जाता है। ये 25 तत्व सांख्य दर्शन में स्वीकार किए गए हैं, जिसे कि सांख्य कारिका में बताया गया है। मूल प्रकृति रविकृति महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः, जिसमें प्रकृति केवल प्रकृति है, महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं प्रकृति विकृति दोनों हैं। विकृति से तात्पर्य है कि वो दूसरे कार्य को अभिव्यक्त करती हैं, और प्रकृति सिर्फ कारण है, वो किसी का कार्य नहीं है। और विकृतियाँ एकादश इंद्रिय तथा पंच महाभूत हैं, और पुरुष न प्रकृति है और न ही विकृति। सांख्य दर्शन में प्रकृति को अव्यक्त तथा प्रधान कहा जाता है, क्योंकि वो ही सृष्टि का मूल कारण है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का मूल कारण प्रकृति है। प्रकृति का तात्पर्य है प्रकरोति इति प्रकृति, अर्थात जो कार्य को उत्पन्न करती है वही प्रकृति है। प्रकृति ही 23 तत्वों को पुरुष का सानिध्य पाकर अभिव्यक्त करती है। प्रकृति सांख्य दर्शन के अनुसार नित्य है, एक है तथा सत्व, रजस, तमो रूप इन 3 गुणों से युक्त है। ये 3 गुण प्रकृति के स्वरूप ही हैं। सत्व, रजस और तमस की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति को जड़ तथा सक्रिय कहा गया है, जो कि चेतन तथा निष्क्रिय पुरुष का सानिध्य पाकर ही सृष्टि प्रक्रिया में प्रवृत्त होती है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के स्वरूप को इस प्रकार बताया गया है कि वो व्यक्ति के स्वरूप वाला भी है और व्यक्ति के स्वरूप से भिन्न वाला भी है। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। व्यक्त जो होता है वो सकारण होता है, अर्थात उसका कोई ना कोई कारण होता है, वो किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होता है। विनाशी है अर्थात अनित्य है, उसका विनाश अवश्यम भावी है। व्याप्य है अर्थात वो व्यापक की अपेक्षा कम स्थान में रहने वाला होता है। क्रियावान है अर्थात उसमें प्रवेश निश्चरण का सामर्थ्य होता है। व्यक्त अनेक हैं तथा अपने कारण में आश्रित रहने वाले होते हैं। उनका कोई ना कोई आधार होता है जिसमें वो आश्रित रहते हैं। वो अवयव से युक्त हैं, परतंत्र हैं अर्थात अपने कारण के अधीन हैं, तथा प्रधान जो कि प्रकृति है उसके अनुमान में हेतु होते हैं। इसके विपरीत अव्यक्त जो होते हैं वो कारण रहित होते हैं, क्योंकि उनका कोई कारण नहीं होता, वो स्वयं ही मूल कारण है। तथा अविनाशी हैं अर्थात उनका विनाश संभव नहीं है। व्यापक हैं अर्थात व्याप्य की अपेक्षा व्यापक हैं। क्रियाहीन है अर्थात उसमें प्रवेश निश्चरण का अभाव है। एक है, अन्यत्र अनाश्रित हैं क्योंकि वो स्वयं में मूल कारण है। अलिंग हैं, अवयवहीन हैं तथा स्वतंत्र हैं। अव्यक्त का स्वरूप जो है व्यक्त के समान रूप वाला भी है। पहले हमने बताया कि वो अव्यक्त जो है व्यक्त से भिन्न स्वरूप वाला है। अब उसके व्यक्त के समान रूप वाले की बात करेंगे। इसको सांख्य कारिका में इस प्रकार बताया गया है। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। जो अव्यक्त होता है वो व्यक्त के समान रूप वाला है। जैसे त्रिगुणम, जो व्यक्त और अव्यक्त हैं दोनों ही सत्व, रजस, तमस इन तीनों गुणों से युक्त हैं। अविवेकी हैं अर्थात अपने कारण एवं कार्य से अलग होने को ही विवेक कहते हैं, लेकिन प्रधान, महत आदि अपने कार्यों से अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार महत आदि भी अपने मूल कारण प्रधान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे से अभिन्न हैं। इसलिए वे अविवेकी अर्थात अलग होने में असमर्थ हैं।
ये परस्पर मिलकर ही किसी कार्य को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। विषय, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही विषय के नाम से कहे जाते हैं, जिसका अर्थ होता है ग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य। ये अपने ग्राहक विज्ञान से भिन्न है, अर्थात इनको ग्रहण करने वाला कोई इनसे अतिरिक्त है। सामान्यम, दोनों ही सामान्य अर्थात अनेक पुरुषों द्वारा ग्राह्य हैं, अर्थात ये साधारण है, व्यक्त और अव्यक्त दोनों। अचेतनम, दोनों ही जड़ हैं क्योंकि इसमें चेतनता का अभाव होता है। प्रसवधर्मी, दोनों ही परिणामी है। परिणामी अर्थात इनमें अपने से भिन्न कार्य को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में 3 गुणों से युक्त प्रकृति, सत्व, रजस और तमस से युक्त प्रकृति है। वो अपने आप को पुरुष के समक्ष, जो कि दूसरा मुख्य प्रमेय सांख्य दर्शन के अंतर्गत बताया गया है, उसके पुरुष के समक्ष अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत करती है जैसे कि एक नर्तकी दर्शक के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करके निवृत्त हो जाती है। प्रकृति के 7 रूप बताए गए हैं: अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य एवं अनैश्वर्य। ये प्रकृति जो है इन 7 रूपों से स्वयं को बंधन में बांधती है तथा वही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए विवेक ज्ञान से अपने को बंधन से मुक्त करती है। वस्तुतः सांख्य दर्शन में बंधन तथा मोक्ष प्रकृति का ही होता है। पुरुष में केवल पुरुष केवल प्रकृति का सानिध्य पाता है। पुरुष का मूल रूप निष्क्रिय तथा चेतनता है। ये प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन में पंगु और अंधवत हैं, अर्थात प्रकृति पुरुष के साथ मिलकर ही 23 तत्वों को उत्पन्न करने में सामर्थ्य रखती है। इस प्रकार आज हमने चर्चा की सांख्य दर्शन में प्रकृति के स्वरूप की सिद्धि के बारे में।